Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, as you know, yesterday we have discussed the latest sample paper of chemistry given by the CBSE. Yesterday we have discussed section A completely, डिटेल डिस्कशन हमने की थी और मैं सभी क्लास 12th के CBSE स्टूडेंट से नॉट ओनली CBSE अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। एक जैसा ही फॉर्मेट होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले एक बार ये लेटेस्ट CBSE का जो सैम्पल पेपर है केमिस्ट्री का वो ज़रूर सॉल्व करके जाएं, देख के जाएं। जो नहीं है इसी चैनल से, आप PDF अवेलेबल है साइट पर, आप साइट पर लिखेंगे लेटेस्ट CBSE सैम्पल पेपर केमिस्ट्री और 24-25 आप ऐसा लिखेंगे आ जाएगा। आप वो डाउनलोड कर लीजिए। आपको मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है, आप दोनों कंपेयर करके वहाँ से देख सकते हैं और फाइनल एग्ज़ाम से पहले आप ये ज़रूर करके जाइए। तो आज का हमारा वीडियो 45 to 50 मिनट तक का रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल सोल्यूशन देखने वाले हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, दोनों सेक्शन हम आज कवर करेंगे। सेक्शन ए हमने कल कवर कर लिया था, तो इसी मेरे चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको कल वाला वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का 17th क्वेश्चन, जो कि है नाइट्रोजन गैस इज सॉल्यूबल इन वाटर एट टेम्परेचर 293 केल्विन। द वैल्यू ऑफ KH इज़ दिस। हाउ वुड द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेरी, और इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी या सेम रहेगी एट द टेम्परेचर 293 केल्विन इफ़ द वैल्यू ऑफ KH राइजेस टू दिस। टेम्परेचर एक तरह से सेम रखा हुआ है, KH की वैल्यू क्या कर दी, अब इंक्रीज़ कर दी। तो आपको पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है KH की वैल्यू की। हेनरीज लॉज में आपने देखा है ना कि सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH की। अगर KH की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि जो सॉल्युबिलिटी होगी नाइट्रोजन गैस की वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपने हेनरीज लॉ में पढ़ा हुआ है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो हेनरीज कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, KH हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज़ होता है और जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड में वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है, टेम्परेचर, हेनरीज कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लोरोफॉर्म इसी 17 का ही हम सेक्शन बी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 61.2 डिग्री सेल्सियस है, एंड एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। तो एक हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है और एक हमारे पास है प्लस एसीटोन। इसका हमें क्या दे दिया, दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करके क्या बना दिया, एजियोट्रॉप, मिक्स करके बना दिया एजियोट्रॉप। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन दिस मिक्सचर इज दिस। प्रेडिक्ट वेदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप फॉर्म्ड विल बी 60 डिग्री सेल्सियस। देखिए इनका बॉइलिंग पॉइंट तो दे रखा है 61.2 और एसीटोन का दे रखा है 56 डिग्री सेल्सियस और 61.2 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा हुआ है कि जब ये मिक्सचर बन गया, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया, ठीक है, तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा मिक्सचर का, क्या वो 60 डिग्री सेल्सियस होगा, 64 होगा या फिर 54 होगा, क्या होगा इनमें से। तो देखिए ये जो क्लोरोफॉर्म एसीटोन है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आप कैसे देखते हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का ये जो मिक्सचर है एक्चुअल में ये किस क्या फॉलो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल। यहाँ से आपको ये देखने को पता चलता है कि पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन से के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल ये क्या शो करता है, मैं ये नहीं देती, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो नेगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंटल राउल्ट्स लॉ से जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे कम हो जाता है।
वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट, एक तरह से जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये बन जाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एक तरह से। ठीक है, तो ये मिक्सचर क्या है, इस मिक्सचर को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये बनाइए। ठीक है, एजोट्रोप आपको पता है ना, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, तो बेसिकली मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप है। तो ओवेस है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो गिवन वैल्यूज है इनसे ज़्यादा हो जाएगा। तो 60 नहीं होगा, 56 से कम 54 भी नहीं होगा, और इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 64.5 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है आपको इस बार एग्जामिनेशन पेपर में फाइनल में ऐसे पूछ दें, आपको कोई और एग्जाम्पल दे दें, जरूरी नहीं है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, आपको फिनोल और एनिलीन का एग्जाम्पल दे दिया जाए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि फिनोल और एनिलीन भी कैसा होता है, फिनोल और एनिलीन भी आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है, वो भी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान रखनी है थोड़ी सी, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, अ सोडा बॉटल विल गो फ्लैट, लूजेस इट्स फिज फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। तो ऐसा बोला है कि जो सोडा बोतल होता है, हमें पता है जो सोडा होता है उसमें कौन सी गैस होती है, यस उसमें CO2 जो गैस होती है वो डिज़ोल्व होती है, सॉल्यूबल होती है। अब कह रहे हैं कि जो सोडा वाटर बोतल है, सोडा बोतल है, वो क्या होती है, फ्लैट हो जाती है, मतलब उसकी आपने देखा होगा बोतल जो होती है ना, इस तरीके से बोतल होने की बजाय वो क्या हो जाती है, अब वो पिचुक जाती है। ठीक है, पिचुक सी जाती है, ओके, ऐसे डाउन में हो जाती है। तो ऐसा रीज़न क्यों है, क्योंकि अब देखिए वो भी श्रीनगर में, दिल्ली में ऐसा नहीं होता है ना। तो श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में क्या होता है, टेम्परेचर कम है ना, टेम्परेचर भी लेस होता है, या फिर वैसे भी सॉल्युबिलिटी तो प्रेशर पे डिपेंड करती है टेम्परेचर से ना, तो हम ऐसा भी सकते हैं प्रेशर, यहाँ प्रेशर भी लो होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है माउंटेन रीजन में और बिल्कुल डीप सी वाटर में प्रेशर कैसा होता है, लो होता है। तो यहाँ क्या होएगा, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पे लिख सकते हो आप, प्रेशर कैसे होएगा, लो प्रेशर होएगा। तो आपको पता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है एसिड होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के, गैस के, प्रेशर ऑफ गैस या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब जब प्रेशर कम होएगा गैस का, तो सॉल्युबिलिटी कैसी होएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ कोर्स कम होएगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम सॉल्यूबल होएगी। जैसे अगर जो नॉर्मल हम कोक की बोतल की बात करें तो वो पूरी तरह से फुली हुई होती है, क्यों, क्योंकि उसमें CO2 क्या होती है, अच्छे से सॉल्यूबल होती है। ठीक है, उसको हाई प्रेशर कंडीशन में क्या कर रखा होता है, याद है ना आपको, हाई प्रेशर कंडीशन में उसको स्टोर कर रखा होता है, सॉल्यूबल कर रखा होता है हाई प्रेशर कंडीशन में। अब क्या होता है, वहाँ पे जब प्रेशर कम होएगा तो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, लो प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से वो बॉटल कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एट हायर ऑल्टीट्यूड और इन द श्रीनगर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो and the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. Therefore the CO2 dissolved in the water will be lesser. वाटर में CO2 जो डिजोल्व हो कैसे होगी, will be lesser at Srinagar, making the soda bottle will go flat. ठीक है, वो फ्लैट हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, इसी में बी पार्ट जो है वो है, हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। देखिए शुगर जो है वो प्रोडक्ट की लाइफ इंक्रीज़ करने में कैसे हेल्प करती है। तो आपने देखा होगा हमारे घरों में भी सॉल्ट और शुगर दोनों का यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। तो सॉल्ट और शुगर दोनों क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेंगे। ठीक है, फूड का प्रिजर्वेशन करना हो तो हम सॉल्ट या शुगर ऐड कर देते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, पिकल्स वगैरह बनाते हैं ना, आम का अचार, उसमें सॉल्ट डलता है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हैं। प्रिजर्व कैसे करते हैं ये, क्योंकि ये क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इनमें। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह
प्रोड्यूस होंगे उनको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं, आपने देखा होगा मम्मियाँ जो करती हैं आम का अचार लेके कट करके उस पर सॉल्ट डाल देती हैं, तो जिसकी वजह से वो जितना भी वाटर होता है फ्रूट का वो क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। जब पानी नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा एक तरह से, तो वो क्या, बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं होंगे, है ना। तो इस वजह से ये इसको प्रोटेक्ट करता है। तो आप लिख सकते हैं कि सॉल्ट एंड शुगर यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द फूड मटेरियल्स बिकॉज दे हैव द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी और दे मेक द गिवन फूड मटेरियल मॉइस्चर फ्री और ड्राई। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है जब भी इस तरीके का नेम आएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कटायन है उसका लिखना है। तो आपको यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि पोटेशियम बाहर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नेमिंग कर देंगे किसकी, यस, पोटेशियम की। क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव पार्ट होगा सबसे पहले उसकी नेमिंग, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेशियम। तो आपको लिख देना है सिंपल, सबसे पहले आप लिख देंगे पोटेशियम। फिर उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करनी है, उसमें भी लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे। वहाँ भी आपको देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो लिगेंड एक तो आपको गिवन है यहाँ वाटर, एक आपको गिवन है क्या, ऑक्सैलिक एसिड। तो आपको पता है वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड है और इसका नाम होता है एक्वा। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड का इसका नाम होता है एक्वा। और ऑक्सैलिक एसिड ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो नेगेटिव चार्ज लिगेंड, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो पहले कौन सा लिखेंगे, पहले तो आप लिखेंगे ए से, ए वाला, उसके बाद आप लिखेंगे ओ वाला। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हैं, ये 2 हैं, तो 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, डाई। तो पोटेशियम, उसके बाद आप लिखेंगे डाई एक्वा, एक्वा। उसके बाद ऑक्जेलेटो भी कितने हैं, 2 हैं। बट आपको पता है कि जो ऑक्जेलेटो होता है वो कैसा होता है, ये होता है बाईडेंटेट लिगेंड, है ना। ऑक्जेलेटो कैसा होता है, बाईडेंटेट लिगेंड, बाईडेंटेट लिगेंड। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बिस ऑक्जेलेटो। वैसे ये बाईडेंटेट, हाँ नहीं आप इसको बिस नहीं लिखेंगे। देखिए हाँ ऑब्वियस है, अगर हमारे पास EN होता नाम में अगर हमारे पास डाई आ रहा है ना, ऑक्जेलेटो, यहाँ पे तो डाई कहीं नहीं आ रहा, तो इसमें नहीं लिखेंगे। अगर सपोज EN होता तो EN को क्या होते हैं हम, इथेन 1,2 डाईअमीन, है ना, इसको लिख देते हैं। हाँ, इथेन 1,2 डाईअमीन, तो यहाँ नाम में डाई आ रहा है ना, तो इसके लिए हम बिस यूज़ करेंगे, यहाँ नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी एक बार मैं अभी चेक करूँगी। इसको हम लिखेंगे बाय या डाई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो डाई ही लिखेंगे। ठीक है, डाई ऑक्जेलेटो। फिर इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, उसके बाद हमें लिखना होता है मेटल एटम, जो कि क्या है यहाँ पे, क्रोमियम। अब ये भी देखना है आपको कि ये पॉजिटिव साइड है नेगेटिव। देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पोटेशियम पे, और इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ध्यान रखने वाली बात ये है। ठीक है, तो क्रोमियम कैसा हो जाएगा, ये हमारा ये नेगेटिव चार्ज वाला है। तो अगर मेटल हमारा नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो 8 लगाते हैं पीछे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट, ये हो जाएगा क्या, क्रोमेट, ये हो जाएगा क्रोमेट। उसके बाद इस पर क्या लिखना है, इसके ऊपर लिखना है आपको चार्ज। अब चार्ज कैसे लिखेंगे, ओवे से पोटेशियम की वजह से इसके ऊपर ओवरऑल इसके ऊपर -1 चार्ज आया रहेगा, जो मैंने लगा दिया -1। ठीक है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है 0। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट के ऊपर होता है -2 चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हैं तो उस पर कितना होगा, -4। तो क्रोमियम पे निकालना है उसको, x ले लो, प्लस वाटर पे 0, -2 जो कि किस पे है, ऑक्जेलेट पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि 2 हैं ये, और इज इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज लिख लो -1। तो x एक तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा -1 + 4 + 3। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज कितना आ गया यहाँ पे 3। तो ऐसे आपको रोमन न्यूमेरल में क्या लिख देना है, 3। उसके बाद देखिए काउंटर आयन अगर कुछ है सपोज यहाँ पे, तो वो आपको लिख देना है। यहाँ पे क्या गिवन है, हाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे काउंटर आयन, वाटर नहीं लिखना है उसको, और एक्वा भी नहीं लिखना, वो कोई लिगेंड नहीं है, काउंटर आयन है। तो लास्ट में आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे हाइड्रेट। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी नेमिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन सी मेटल है उनके नेम लिखने हैं।
जैसे अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो आप सभी को पता होगा आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो इसमें मे भी हो सकता है किसी को ना पता, तो इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है, कोबाल्ट और आयरन, ठीक है, कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में, आयरन होता है इसमें, ठीक है। अगर आपसे हो सकता है ये भी पूछ ले क्लोरोफिल में क्या होता है, ठीक है। अगर अब आ जाए ऐसे क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो उसमें होता है मैग्नीशियम, ये चीज़ ध्यान रखनी है एक्स्ट्रा, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 19। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको गिवन है, आपसे 3 क्वेश्चन पूछे यहाँ के, इसके बेसिस पर रिप्रेजेंट द सेल शोन इन द फिगर। कौन सा सेल आपको यहाँ पे गिवन है फिगर में, एक तो ये मतलब बेसिकली सेल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, सेल इक्वेशन इतने जैसे वो लिख के दिखानी है। नेम द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सॉल्ट ब्रिज, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, एनोड कैथोड की रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका टास्क यही आ जाता है कि एनोड कहाँ है, कैथोड कहाँ है ना। तो यहाँ पे देखने का तरीका ये है, आप डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में मतलब करंट पास कर रहा है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और आपको पता है करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो डेफिनेटली ये हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, ये कैथोड हो गया। एनोड पे आपको पता है ना ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे हमारी रिडक्शन होगी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, YCl2 है और Y है, Y पे कितना चार्ज होगा, Cl2 है तो Y2 पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, सिंपल Y, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सिंपल Y से कितना चेंज हो गया, एक तरह से Y2 पॉजिटिव किस में, एक्वस सोल्यूशन में, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, ठीक है। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, X ने, X क्या करेगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को 2 को गेन करने वाला है, ठीक है, 2x बेसिकली, और किस में चेंज हो जाने वाला है ये x के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज देते हैं हम, या 2x नेगेटिव, और किस में चेंज हो जाने वाला है, 2x में, ठीक है। इस तरीके से हमारा कुछ रिएक्शन होगा, ये हमारा रिएक्शन किस पे होगा, एनोड पे, और ये कैथोड पे, इस तरीके से। तो सेल को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन याद है ना आपको, पहले किसका लिखना है, आपको एनोड का लिखना है, फिर ड्रॉ करना है सॉल्ट ब्रिज, और फिर आपको लिखना है कैथोड, ठीक है। अब एनोड में भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोड, ठीक है, सबसे पहले किसका लिखना है, इलेक्ट्रोड, मैं आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद आप लिखेंगे एक्वस सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन में सॉल्ट है वो, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, आयन जो होगा, और फिर उसके बाद अगेन इलेक्ट्रोड, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन करें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड है Y, ठीक है, इलेक्ट्रोड है Y, और एक्वस सोल्यूशन क्या है, Y2 पॉजिटिव, देखिए ये आ गया ना एक्वस सोल्यूशन में आयन, Y2 पॉजिटिव आप यहाँ लिख सकते हैं एक्वस, फिर सॉल्ट ब्रिज डबल, फिर उसके बाद एक्वस सोल्यूशन में क्या आ गया, यस आयन आया, कौन सा, X पॉजिटिव आयन, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। Cl नेगेटिव X पॉजिटिव होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक तरह से ऐसे, ठीक है। तो आप X पॉजिटिव सिंगल लिख सकते हैं एक, और फिर X ये एक्वस में आ गया आयन, और ये X की हमारी इलेक्ट्रोड हो गई X सॉलिड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होएगा, इस तरीके से आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से डायग्राम आएगा, तो आपका सबसे पहला टास्क यही होगा कि आपको पता करना है एनोड और कैथोड कहाँ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। सेकंड है नेम द कैरियर ऑफ द करंट इन द सॉल्ट ब्रिज, तो ऑफ कोर्स करंट कैरियर क्या होते हैं, आयंस। सॉल्ट ब्रिज में जो करंट कैरी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं या फिर आयंस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड C का आंसर आप बता सकते हैं, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एन एनोड, तो एनोड पे ये रही मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ये रिएक्शन हो रही है कहाँ पर, एनोड, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं।
नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है विजुअली चैलेंज लर्नर्स के लिए, ठीक है, देख लेते हैं, कुछ कोई वो नहीं है इसमें। अब यहाँ देखिए आपको मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, सिल्वर टू सिल्वर पॉजिटिव, आइडेंटिफाई द कैथोड एंड एनोड। आप इजीली यहाँ आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैथोड पे क्या होगा, जहाँ रिडक्शन होगा, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, सिल्वर, तो आप लिख सकते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे सिल्वर, एनोड पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, राइट द ओवरऑल रिएक्शन। आप ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं इस तरीके से, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ आपको इस वाली जगह पे। आप ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए कैसे, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन है ना, Mg से Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, और सिल्वर Ag पॉजिटिव टू Ag। अब बैलेंस करने के लिए, जैसे चार्ज का बैलेंस हो जाए ना, तो यहाँ 2Ag पॉजिटिव कर लीजिए और यहाँ पे 2Ag कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ आ गया ना क्वेश्चन, ठीक है, इजी था, मे बी इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन ईच केस। इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट केस में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, जो हमारा हेलोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, साइनाइड से, और क्या बन जाएगा, प्लस KBr। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। अगर KCN है, ठीक है, तो हमारा, अच्छा ये भी एक हो सकता है ये, और माइनर, ये मेजर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा, ध्यान रखना है। अगर AgCN होता ना तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट CH3 CH2NC आइसोनाइट्राइल, ठीक है, ये वाला माइनर होगा KCN के कंपेयर प्रेजेंस में। और अगर यहाँ पे क्या होता है AgCN, मैं ये भी बताती हूँ, अगर यहाँ पे AgCN होना था तो हमारा ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, ये माइनर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डेड होता है, ठीक है। अभी फिलहाल ये आयनिक बॉन्डेड है, इसलिए ये हमारा मेजर, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है HBr, ठीक है, आपको पता है मार्क एडिशन होगी, तो मार्क एडिशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये CH3 CH2 CH आपको पता है। Br कहाँ जाएगा, ऐसे कारण पे जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमारा चला जाएगा Br, और हाइड्रोजन इसी के साथ अटैच हो जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन CH3, ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर। माइनर के केस में क्या हो जाएगा, जहाँ पे प्राइमरी पे अटैच हो जाएगा CH3 CH2, अब CH इसी के साथ हाइड्रोजन चल जाएगा, और CH2 के साथ क्या आ जाएगा, Br, मतलब प्राइमरी बनेगा तो वो माइनर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा था तो सेकेंडरी के साथ अटैच हुआ, यहाँ प्राइमरी बन रहा था, आपको पता है सेकेंडरी जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन भी हमने की हुई है, एल्कोहलिक और एक्वस दोनों की प्रेजेंस में की हुई है। एक्वस KOH की प्रेजेंस में हमें मिलता है एल्कोहल, पर एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एल्कीन। अब अगर देखिए, ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ CH3 और यहाँ पर भी CH3, ठीक है, ये रहा CH, ये रहा, ओ सॉरी मैंने दो ड्रॉ कर दिया एक्चुअली, ये CH, ये रहा CH, इसके साथ Cl है और इसके साथ CH3। अब एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहाँ से आपको पता है जब Cl यहाँ से लीव करने वाला है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, कि हो सकता है जो डबल बॉन्ड जनरेट हो यहाँ पे, फर्स्ट है ना, मेजर प्रोडक्ट हमारा डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट हो सकता है इस पोजीशन पे, ठीक है। अल्फा बीटा हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होगा, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, ठीक है, और यहाँ से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, इसी को हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, बेस की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, तो बेस यहाँ बीटा हाइड्रोजन को ले जाता है, फिर यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन अपना बॉन्ड इधर इसको दे देता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है एक तरह से, कार्बन डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3,
ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसकी यहीं यहाँ पे इसके प्रोडक्ट की यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला डबल बॉन्ड बन सकता है फर्स्ट पोजीशन पे, एक ये मेजर और दूसरा माइनर कैसे बन सकता है, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, है ना। ये जैसे अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा, ठीक है, तो ये अल्फा, ये बीटा कार्बन हो सकता है। अब में भी ये जो OH है जो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, वो इस हाइड्रोजन को ले जाए और क्लोरीन अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दे, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए। तो दो पॉसिबिलिटी, पर ये वाला जो बनेगा, ये वाला देखिए सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है इस वाले प्रोडक्ट है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट आएंगे तो वो स्टेबल आएगा, जो स्टेबल है वही एक तरह से मेजर है। और दूसरा माइनर बनेगा, देखिए दोनों प्रोडक्ट आपको बनाने हैं तो आपको बना के दिखाने पड़ेंगे। CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जो मैंने थर्ड आपको बताया है। अगर आपको स्टिल इसमें डाउट है कि एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH और मार्क एडिशन, एंटी मार्क एडिशन, AgCN और KCN, तो मैंने आपको हेलो एल्केन, हेलो अरीन आपके लिए एक टॉपिक कवर अप किया है, एक चैप्टर, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही बताई हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, इसी चैनल पर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कन्फर्म बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप, चाहे वो कौन सा हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, चाहे वो कौन सा हो, कीटोन ग्रुप हो, दोनों के दोनों जो कार्बोनिल ग्रुप हैं उनकी प्रेजेंस कह रही है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन के टेस्ट से कंफर्म की जाती है। आइडेंटिफाई द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एंड इट्स पोजीशन, गिव अ केमिकल रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको पता है ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, वो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड कार्बन 1 जो है ग्लूकोज का, इसे अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सबको पता होगा, ये ऐसे 6 कार्बन है, 3 4 5 एंड 6, ये CH2OH है, ठीक है। आगे 2 पे OH इसी डायरेक्शन में है, नेक्स्ट में OH यहाँ है, H यहाँ है, OH यहाँ, ये मैंने बीटा डी ग्लूकोज ड्रॉ कर दिया है, डबल बॉन्ड H, इस तरीके से क्या है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज की कोई से भी एक रिएक्शन बता देनी है कि इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज की आप रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये तो, है ना। क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी, ब्रोमीन वाटर के साथ करवा दी, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड में, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बाकी सब का सब सेम रहेगा। और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा ग्लूकोनिक एसिड, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन ना, ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई एक तरह से। पर ये रिएक्शन क्या करिए, रिएक्शन सपोर्ट करिए, केमिकल रिएक्शन ही सपोर्ट करिए, क्या सपोर्ट करिए कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड या फिर फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम ऐसे बता सकते हैं इसको, ठीक है, कि जो ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा है, वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कैसे पता चला, जब हमने उसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो वो ग्लूकोनिक एसिड बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये हमने सेक्शन बी कवर अप कर लिया है, सेक्शन बी के 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, ओके। अब हम करने वाले हैं सेक्शन सी कवर, अभी हमारा टाइम हो गया है, ठीक है, हाफ एन आवर अप्रॉक्स हो गया है। सेक्शन सी भी जल्दी से हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग on 2 inert electrodes when electrolysis of copper chloride is done, and what happen if constant solution of copper sulfate is replaced with copper chloride। एक तरह से हमने क्या करना है, एक हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट दिखाना है किसका, कॉपर क्लोराइड का। फिर हमने कॉपर क्लोराइड को हटा दिया, क्या लगा दिया, कॉपर सल्फेट लगा दिया। तो एक तरह से दोनों का हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट दिखाना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, कॉपर क्लोराइड की, तो हमें कटायन और नायन पे ये बताना है कि कैथोड पे और एनोड पे बताना है कि क्या आएगा। तो अगर हम बात करें कैथोड पे जाता है कटायन इलेक्ट्रोलिसिस में, और एनोड पर जाता है अनायन, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान, C फॉर कैथोड पे जाएगा, C फॉर कटायन,
ए फॉर एनोड पे जाएगा ए फॉर अनायन। अब कॉपर क्लोराइड की अगर हम बात करें तो ये ब्रेक होएगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में, इसमें इलेक्ट्रोलाइज होगा। तो आपको देखने से पता ही चल रहा है 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ठीक है, तो कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी नहीं लिया। अगर इलेक्ट्रोड कोई और बता देते ये फिर हमें थोड़ा सा हो जाता कन्फ्यूजन, बट यहाँ पे कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए तो सिर्फ यही आयंस है हमारे पास। तो आपको पता चल रहा है कैथोड पे कटायन, कटायन दिख रहा है, कौन है कॉपर 2 पॉजिटिव। एनोड पे अनायन, अनायन दिख रहा है, कौन है 2Cl नेगेटिव। पता चल गया क्या कैथोड पे जाना है क्या एनोड पे जाना है। गुड। तो इसकी आप रिएक्शन बता सकते हैं। कैथोड की रिएक्शन कैसे देंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ, कैथोड पे। क्लोरीन एनोड पे दिखा सकते हैं कि क्या था, 2Cl नेगेटिव था, ये गया था, इसने क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और किस में चेंज हो गया, Cl2 में चेंज हो गया, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, समझ आ गया ना इतना। ऐसे हम किसकी बता सकते हैं, ऐसे ही हम बता सकते हैं कॉपर सल्फेट की। अच्छा ये मैंने आंसर आपके लोगों के लिए लिया हुआ है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ देख लीजिए आप लोग। देखिए कॉपर ये कैथोड की ये तो बता दी मैंने, है ना। कॉपर क्लोराइड की तो हमने डिस्कस कर ली, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, एनोड पे क्लोरीन और ये, ठीक है, ये हमने कैथोड, ये हमने एनोड, दोनों की रिएक्शन डिस्कस कर ली। अब अगर क्या हो कॉपर सल्फेट हो उस केस में क्या होगा, तो आपको पता है कॉपर सल्फेट कॉपर 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रोलाइज होगा प्लस सल्फेट SO4 2 नेगेटिव में आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि कटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, अनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे, है ना। बस ठीक है, फिर कैथोड पे आप यही लिख सकते हैं। कैथोड की रिएक्शन देखिए यही वाली सेम हो जाएगी। कैथोड पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में। और एनोड पे क्या बता सकते हैं, एनोड पे आप बता सकते हैं SO4 2 नेगेटिव, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। H2O8 में चेंज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो थोड़ी सी चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, H2O8, ठीक है, ऑक्सीडाइज किस में होएगा, H2O8 में ऑक्सीडेशन होएगा इसका और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी में बी पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलार्स लॉ। अब देखिए कोलार्स लॉ के अकॉर्डिंग बताना, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। सिर्फ एक्सप्रेशन ही देना है एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी, बट ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अकॉर्डिंग टू कोलार्स लॉ। तो कोलार्स लॉ आपको ध्यान हो, कोलार्स लॉ कहता है कि जो कंडक्टिविटी होगी किसकी, एल्यूमिनियम सल्फेट की, जिसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस, सबको पता है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कटायन की जो कंडक्टिविटी होगी और जो अनायन की कंडक्टिविटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। हमने यही पढ़ा था ना कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उस केस में क्या है, कोलार्स लॉ क्या कहता है कि कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द कंडक्टिविटीज ऑफ या मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ देयर कटायन और अनायन, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट ये है हमारे पास, फ्री पेज, मैं इसको रब कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर आपको यहाँ बताती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए ये क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, एम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, किसके बराबर है, कटायन। कटायन क्या है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज, है ना। और बैलेंस के लिए आप देखेंगे 2 एल्यूमिनियम के आयंस हैं तो 2, इसके 2 मोल्स, प्लस सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी डेल नोट एम लिख सकते हैं, यहाँ पे एम लिख सकते हैं, सल्फेट जिस पे आएगा SO4 2 नेगेटिव चार्ज। पर ध्यान से देखिए कितने हैं, इसके भी 3 हैं, तो आगे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोलार्स लॉ का 2 और 3 ध्यान रखना है आपने, ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा कोलार्स लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक। देखिए लोएस्ट ऑक्साइड का करने का मतलब है कि जो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं स्टार्टिंग वाले, ठीक है, ये अगर इनके ऑक्साइड्स देखेंगे तो इनका नेचर तो आएगा बेसिक, जबकि अगर हम किसके हायर ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड्स अगर हम देखेंगे इनके ऑक्साइड्स
तो इनका नेचर आता है एसिडिक। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोअर ऑक्साइड्स होते हैं, आप इनके केस में देखेंगे ना, इनके केस में जिनमें भी, तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ईजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो ये क्या करते हैं, ये ईजिली डोनेट कर देते हैं, ठीक है। और जो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल फॉर डोनेशन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है वो क्या होता है, यस, वो लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। इसलिए इनका नेचर तो होता है बेसिक, वो एक्ट करते हैं लुईस बेस। जबकि जो हायर वाले हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे, बेस की तरह नहीं एक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्रोमियम इज़ हार्ड मेटल वाइल मर्करी इज़ लिक्विड। तो इसका आंसर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जो क्रोमियम है उसमें क्या है, उसके पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 अनपेयर्ड, 5 है ना, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होगी, इसमें होगी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। यहाँ बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, आप ऐसे बोल सकते हैं, इस केस में होगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हो रही है तो ये लिक्विड स्टेट, सॉरी हार्ड, तो ये हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्ड। जबकि मरकरी क्या है, मरकरी में ऐसा, मरकरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो वहाँ बॉन्डिंग ही नहीं होगी, तो वो किस फॉर्म में होएगा, वो लिक्विड फॉर्म में होएगा, ठीक है। तो इसके दोनों के रीज़न आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की उससे दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द आयनेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज डज नॉट वेरी मच विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या करें कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। अगर हम बात करें एटॉमिक साइज़ की, तो इसका नॉर्मल ट्रेंड तो नहीं रहता। आपको पता है कि पहले तो एटॉमिक साइज़ का जो नॉर्मल ट्रेंड है कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो पहले डिक्रीज़ होगा, फिर बीच में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बीच में इक्वल होता है। फिर उसके बाद हम जाते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, इस सीरीज़ में इक्वल होता है। फिर बाद में आता है तो इंक्रीज़ करता है, ये होता है। अब कह रहे कि जो आयनेशन एंथैल्पी है ना, वो ज़्यादा वेरी नहीं करती। वो इसलिए ज़्यादा वेरी नहीं करती क्योंकि अगर इनका जो आयनेशन एंथैल्पी के लिए क्या चीज़ होती है, आप ये बताइए। साइज़ ही होता है ना, एक तरह से साइज़ ही तो फैक्टर होता है, जिसको बोल लो जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लोली बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही है। बट यहाँ पे आप देखेंगे बीच में क्या आ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से इंक्रीज़। तो पहले डिक्रीज़ हो रही है नॉर्मल ट्रेंड, बट इंक्रीज़ हो रही है किसकी वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के वजह से, साइज़ है ना, जिसकी वजह से फिर इसका आयनेशन थेरेपी पे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे हम सोचें ना कि आयनेशन थेरेपी इसकी इंक्रीज़ होनी चाहिए एकदम से, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले डिक्रीज़ है, फिर इक्वल सी है, फिर इंक्रीज़ कर जाती है। आयनेशन थेरेपी का भी ऐसा ही ट्रेंड रहता है, ठीक है। तो ये इसके आंसर की के थे, आंसर्स जो गिवन हैं, तो आप देख सकते हैं। लास्ट फर्स्ट टू आपको समझ आ गए होंगे, इसलिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं फर्स्ट में टू से। थर्ड में क्या गिवन है, थर्ड का आंसर आप यहाँ से रेफरेंस दे सकते हैं। द इंक्रीज इन इफेक्टिव नंबर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द आयनेशन थेरेपी, ठीक है, एंड विच इज़ काउंटर बैलेंस्ड बाय द शील्डिंग इफेक्ट। जो शील्डिंग इफेक्ट से काउंटर बैलेंस हो जाता है इफेक्टिव, है ना। देखिए पहले तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, फिर बीच में क्या हो जाता है, सीरीज़ के जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट के बराबर आ जाता है, फिर लास्ट में क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। ये ऑर्डर चलता है, ठीक है। साइज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा, पहले तो जैसे हमने स्कैंडियम से अगर हम बात करें तो यहाँ तक, पहले यहाँ पे तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा रहता है, फिर जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर रहता है, फिर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट उसको काउंटर बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से आयनेशन थेरेपी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती, ठीक है, थोड़ी इंक्रीज करती। तो इस तरीके से आप इनको आंसर्स कर सकते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, थर्ड क्वेश्चन, सेक्शन सी का। गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन पैरा नाइट्रोटोल्यूइन अंडरगो इटार्ड रिएक्शन। आप इसको बता सकते हैं, इटार्ड रिएक्शन है, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। पैरा नाइट्रोटोलीन है, आपको पता है टोलीन होता है ना, टोलीन से ही तो करते हैं हम एल्डिहाइड फॉर्म, हाइड्रोकार्बन से। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड Cl2 CrO2 Cl2, ध्यान रखना है।
और क्या करना है, टोल्यूइन जहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है वहाँ लगा देना है एल्डिहाइड ग्रुप और नाइट्रो एज इट इज़ लगा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से लिख देनी है, आपकी डार्क रिएक्शन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन एन एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड में आपने देखा होगा डायग्राम, इसको मैं रब करती हूँ। बेंजोइक एसिड इस तरीके से होता है, बेंजीन ये है बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो आपको पता है बेंजोइक एसिड में क्या पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ना। इस वजह से क्या, तो ऐसे बोल सकते हो, इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ क्या होगी, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या होएगा, ये बनाएगा डाइमर। तो इतना सा आंसर, अगर आपने इतना सा ले जाना कि इसमें क्या होने वाला है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाला है, जिसकी वजह से क्या बनाता है, ये डाइमर बनाता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर कर देंगे आप। सी का, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए कौन सी रिएक्शन की बात की जा रही है, कि बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, CH3Cl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन है, ये बनाता है टोल्यूइन। तो आपको पता चलेगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम इफ़ बेंजीन इज़ रिप्लेस्ड बाय बेंजोइक एसिड। अब कह रहे कि अगर यहाँ पे बेंजीन की जगह क्या हो, बेंजोइक एसिड हो, तो क्या ये रिएक्शन होगी। अगर बेंजोइक एसिड हो, इसको हम करवाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो क्या होगी, जी नहीं। तो आप यहाँ लिख देंगे नो रिएक्शन, इस केस में रिएक्शन नहीं होगी। अगर बेंजोइक एसिड होता है ना, तो बेंजोइक एसिड क्या करता है, आपको पता है ना, ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड ग्रुप है AlCl3, ये किसकी तरह एक्ट करता है, लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है, लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है। और एक ऐसा ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग को नहीं देने वाला बेसिकली, है ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इसके साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की कैटलिस्ट में क्या करने वाला है, एक तरह से इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो ही नहीं पाती। ठीक है, आपको इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, देखिए हम इसका ये आप इसका ही आंसर रेफरेंस कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो रिएक्शन विद CH3Cl और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड द एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एक्ट एज लुइस एसिड। ठीक है, तो वो उसके साथ बाइंड होकर के क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं होने वाली है। ओके, नेक्स्ट इसी के और में एक क्वेश्चन गिवन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको पता चल गया कि अगर X है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन वो देंगे जिनके पास क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे रहा, मतलब उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, however X with compound Y in the presence of strong base react to give compound। अच्छा, X Y के साथ रिएक्ट करके बना रहा है, कोई कंपाउंड बना रहा है जिसका नाम है 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2-in-1-on। ओके, देखना पड़ेगा प्रोप, पहले वर्ड रो देखिए, प्रोप 2-in, तो पहले 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 पे ओन है, प्रोप 2-in, 2 पे इन है, 1 पे ओन है, प्रोप 2-in, और 1,3-डाइफिनाइल है, यहाँ पर भी फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है। इस तरीके का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है जब X और Y कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ बस एक H लगा दो, कंप्लीट होगी बैलेंस। ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है फाइनल। ठीक है, और रिएक्शन देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो आपको देखते ही पता चल जानी चाहिए भाई, हो तो ये कंडेंसेशन ही रही है ना, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, अल्फ़ा, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा बीटा, एक तरह से ना,
अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन रहा है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा भाई हो रहा है एल्डोल, ये हमारा हो रहा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। ये रिएक्शन है जिसमें एक हमारे पास क्या है कीटोन और एक हमारे पास है एल्डिहाइड, ये चीज़ हमें बच रही है। अब बोला है कि एक्स तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, तो मतलब एक ऐसा ग्रुप होने वाला है जिसमें हमारे पास क्या हो, यहाँ से आप इससे प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए जब भी हमें एक प्रोडक्ट गिवन हो उससे हमें ये बनाना हो तो वो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, वो इजी। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपको ध्यान है ना कि जहाँ पे हमारे बेसिकली जो डबल बॉन्ड है वहीं से हमारा प्रोडक्ट एक तरह से शुरू होता है। ये जो डबल बॉन्ड है यहीं से हमें ये ब्रेक करना होता है ना, डबल बॉन्ड ओ एक तरह से यहाँ पे और H2 यहाँ पे। तो हमारे यहाँ जो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की यहाँ से वो क्या पता चल रही है, एक तो हमारा कीटोन होगा, तो अगर ये कीटोन है C डबल बॉन्ड O, इसके साथ जाएगा CH। दूसरा इन्होंने बोला है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो X हमारे पास होने वाला है ये, ठीक है, जो कि क्या होगा एल्डिहाइड होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले के पास होगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी एक्स की, ये पॉसिबिलिटी हमारी वाई की। ठीक है, अब देखिए ये बोला हुआ ना उन्होंने, अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, यही दो पॉसिबिलिटीज़ है इस वाले केस में, है ना, कि एक हमारा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो हमारा हो गया बेंजोल्डिहाइड एक फिनाइल रिंग के साथ, और दूसरा हमारा हो गया क्या कीटोन। तो हमारे एक्स हो जाएगा बेंजोल्डिहाइड, एक्स बता सकते हैं आप क्या, ये एक्स बेंजोल्डिहाइड, वाई क्या है, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। केमिकल इक्वेशन आप लिख लेंगे, टेस्ट लिख लेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, टॉलेंस रीजेंट टेस्ट होता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने का। क्या फेलिंग सोल्यूशन होएगा, जी नहीं, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, टॉलेंस रीजेंट टेस्ट, टॉलेंस रीएजेंट टेस्ट, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे और CBSE ने, मतलब बहुत ही लेवल अच्छा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो दोनों रिएक्शंस अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉसिबल डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग 2 अमीनो एसिड्स फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, हमें 2 अमीनो एसिड गिवन है, एक ग्लाइसिन गिवन है, एक एलेनिन गिवन है। हमें क्या करना है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में बना के दिखाना। तो आपको ध्यान होगा पेप्टाइड बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला ग्रुप और अमोनिया का NH, है ना, अमीन का NH ग्रुप, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो दोनों को हमें पहले लिखना पड़ेगा, जैसे कि एक हमारा ग्रुप है ग्लाइसिन, जो कि है, लिख लेते हैं NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्लस दूसरा हमारा ग्रुप है ये, यहाँ पे मैं लिखती हूँ NH2, ये कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ CH3 और COOH, इस तरीके से लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पे मुझे पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, -H2O करिए आप, जो कि H2 यहाँ पे और ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या दिख गया, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH, C के साथ यहाँ CH3 COOH, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि ये हमने फर्स्ट ग्रुप ले लिया, इसमें हम अमीन ऐड करें, मतलब एलानिन पहले ग्लाइसिन बाद में। ठीक है, एलानिन प्लस ग्लाइसिन कर रहे हैं, ग्लाइसिन, यहाँ पे हमने ग्लाइसिन प्लस एलानिन किया। ठीक है, तो मैं इसको NH2 कार्बन C डबल बॉन्ड OOH, इस तरीके से लिख लिया मैंने अब। ठीक है, तो क्या बनेगा, आप देखिए, यहाँ से H2 निकालना है, कैसे निकाल लेंगे, ये H2 और ये O, है ना, ये बात होगी, -H2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3
कार्बन, यहाँ अमीन, C डबल बॉन्ड O, साथ में यहाँ पे आ जाएगा NH, साथ में CCOOH। ठीक है, इस तरीके से क्या है यहाँ पे आपने बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड बना करके दिखाना है दोनों केसेस में। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गए, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज होती थी, एलानिन पहले लिख के ग्लाइसिन या ग्लाइसिन पहले लिख के फिर एलानिन, इस तरीके से आप पेप्टाइड बॉन्ड दोनों में दिखाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसी का। कैरेटीन इंसुलिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन, सॉरी कैरेटीन इंसुलिन एंड मायोसिन आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज कैरेटीन इंसुलिन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कैरेटीन जो होता है ये फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस और ग्लोबुलर होते हैं ना, तो ये फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये प्रोटीन कैसे होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें किसकी, इंसुलिन की, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है GB, और ये कैसे होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्फेरिकल शेप होती है और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन माइसिन दोनों ही क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ओके, तो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो मैंने बनाया हुआ है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, वहाँ पे मैंने 4-5 ही क्वेश्चन बताए हैं जो आपको जरूर कर लेनी है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 26th क्वेश्चन। नीता वॉज एक्सपेरिमेंटिंग इन ए लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, शी कैरिड आउट अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एल्कोहल्स की उसने क्या की, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की है। किसकी, वो भी कौन से अल्कोहल की, प्रोपेनॉल, ये भी बता दिया, प्रोपेनॉल की है। एट 140 डिग्री सेल्सियस एंड 140 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन, 273 ऐड कर लीजिए इसमें, 413 केल्विन पे, और 180 मतलब 443 केल्विन पे। डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट जो 140 केल्विन पे बना है, एंड द मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म लिखना है, और जो 180 पे प्रोडक्ट बना है वो। तो एक तरह से मतलब आपको क्या करना है, 413 केल्विन पे आपको ध्यान हो, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो बनता है ईथर, ठीक है, अल्कोहल से, और इस पे 443 पे जब बनाते हैं तो बनता है इथीन, एल्कीन। तो ऑफकोर्स पहले केस में क्या बन जाएगा, फर्स्ट केस में आपका ईथर बन जाएगा, जो कि प्रोडक्ट क्या हो जाने वाला है, जो कि प्रोडक्ट हो जाने वाला है CH3, प्रोपेनॉल है ना ये, प्रोपेनॉल के लिए बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2O, और फिर से सेम रिपीट हो जाएगी यूनिट, कौन सी, यहाँ पे फिर से सेम यूनिट रिपीट होएगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ CH2 CH3, प्रोपेनॉल है ना इसलिए। इथीन का क्या बन जाएगा, 443 केल्विन पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा इथीन। प्रोपेनॉल के लिए बना के दिखा देना है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट। उसके बाद आपको मैकेनिज्म पूछा है 413 केल्विन पे, तो जो ये ईथर बन रहा है ना, इसके लिए मैकेनिज्म भी गिवन है, आप वहाँ से ये मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, या आप सिंपल बता सकते हैं कि जो इथीन बनता है ना, एल्कीन, ये होता है ड्यू टू द एलिमिनेशन, और पहले वाला किसके वजह से होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो आप बता सकते हैं सब्स्टिट्यूशन की वजह से है, ये एलिमिनेशन की वजह से। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है तो आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से, एक सेकेंड, यहाँ इथेन और ईथर बनाया हुआ है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि इथेनॉल लिया, बट हमें तो वहाँ प्रोपेनॉल दिया हुआ है, तो हमें प्रोपेनॉल के ही तरीके से ही इसको आंसर करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोपीन बना देना है, और यहाँ आपको ईथर बनाना है। ठीक है, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, इस तरीके से बनाना है। ओके, ठीक है, हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। वेरियस आइसोमेरिक हेलो एल्केन विद द जनरल फॉर्मूला C4H9Cl undergo hydrolysis. Among them compound A is the most reactive through SN1. अच्छा, कह रहे ये है एक हमारे पास C4H9Cl, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो
तो कह रही कि कोई ए कंपाउंड बना है जो कि क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो। हमें आइडेंटिफाई करना है ए, साइटिंग द रीज़न फॉर योर चॉइस, राइट द मैकेनिज्म। तो SN1 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, टर्शरी। SN1 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होने वाला है, टर्शरी होने वाला है। तो C4H9 का टर्शरी आप बना लीजिए। कैसे बनेगा, ये रहा कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3, इसके साथ ये रहा Cl, ये हमारा आ गया इस तरह से ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ, इसकी आपने करवा दी हाइड्रोलिसिस एक तरह से। तो पहले ये रहेगा स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 यहाँ पे मेरी फर्स्ट स्टेप हो रहा है, ठीक है। इसमें कार्बोकटायन बनेगा, जो कि कौन सा कार्बोकटायन होएगा, यस टर्शरी कार्बोकटायन होएगा। SN1 हो रहा है ना अब, ठीक है। फिर आपने दिखाना है इसमें स्टेप 2, यहीं से दिखा दूँ मैं। स्टेप 2 में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जो कि इस पर अटैक करेगा और हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, CH3 और OH, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं आपका ए कंपाउंड कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है टर्शरी वाला, टर्शरी कार्बोकटायन बनेगा, ठीक है। हाँ ये देखिए 27 का आंसर कि ए आपका टर्शरी क्लोराइड होने वाला है, क्योंकि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट फॉलो होगा, क्योंकि वहाँ पे पहले ही बता दें उन्होंने SN1 के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो टर्शरी कार्बोकटायन फर्स्ट स्टेप में ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल इज, आपको एक सेल इक्वेशन गिवन है जो कि ये रही, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। आपको कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, EMF निकाल लेंगे, लॉग की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द E0 ऑफ द सेल, तो EMF निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है, ये रहा, E of cell is equal to E0 of cell minus 2.303 NF log Kc। अब यहाँ पे Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन था, इसलिए हमने ये वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आपको गिवन है log Kc की, आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए log Kc है ना। अब ये बोला है कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप पुट कर लेंगे 0। यहाँ से आप E0 ऑफ सेल निकाल लेंगे, ठीक है। E0 ऑफ सेल इज इक्वल क्या हो जाएगा, E कैथोड माइनस E एनोड, ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला समझ आ गया ना। देखिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको एक तरह से Kc की वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड EMF निकालना है, मतलब E0 ऑफ सेल निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा के निकाल ले, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो ई सेल क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, तो E0 ऑफ सेल निकल जाएगा आपका। सेकंड में व्हाट विल बी द E0 ऑफ हाफ सेल, एल्यूमिनियम हाफ सेल के लिए E0 की वैल्यू क्या होगी, जब एक हाफ सेल के लिए गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, ई सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल, E0 ऑफ सेल माइनस 2.303 RT, नीचे होता है NF। अब देखिए आपने लोग एनोड डिवाइड बाय कैथोड लिखते थे ना, एनोड प्रोडक्ट कैथोड प्रोडक्ट, अब यहाँ पे वो चीज़ें हमें कंसंट्रेशंस नहीं गिवन है, तो एक ये भी फॉर्मूला होता है ना, log ऑफ Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो इसकी जगह 0 पुट कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा E0 ऑफ सेल निकाल लेंगे आप, जो कि क्या हो जाएगा 2.303। अच्छा इस चीज़ को भी पूरे सॉल्व करके आपको ध्यान हो तो वैल्यू होती है 0.0591 डिवाइड बाय n, है ना, n को छोड़ देते हैं, f पुट कर लेते हैं, log Kc की वैल्यू जो आपको गिवन है वो पुट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। n की वैल्यू आपको देखना आना चाहिए क्वेश्चन में कितनी है, तो चलिए मैं आपको एक बार बताती हूँ कैसे देखेंगे n की वैल्यू। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है, 4 से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आपको इक्वल करें तो मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, n की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ n की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, ठीक है। और log की यहाँ पे log Kc की वैल्यू जो आपको गिवन है वो 4.617 इंटू 10 टू द पावर, देखना पड़ेगा एक बार, 184,
ठीक है, ये वैल्यू पुट कर ली, देखिए n की वैल्यू 6 पुट कर ली। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। ऑफ कोर्स उस टाइम पे अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको थोड़ा सा, इस पूरे की वैल्यू भी आपको गिवन है क्वेश्चन में ही, लोग इसकी वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपको निकालना है ई नोट ऑफ सेल, या ई नोट किसका, एल्यूमिनियम, 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम, इसके लिए निकालना है। तो आपको पता है कि जो ई नोट ऑफ सेल होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। कैथोड का आपने लिख दिया है, एक ई नोट ऑफ सेल आपको पता चल गया 1.81, एक का आपको गिवन है 1 जो कि एस एन के लिए गिवन है, वो वैल्यू पुट कीजिए तो एक ही आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि वैल्यू आ जाएगी 1.-1.66, ठीक है। तो टाइम हो गया है हमारा ये, ओके, कंप्लीट। हमने सेक्शन बी सेक्शन सी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये पेपर ज़रूर कर लीजिए एक बार सॉल्व, ठीक है, बिफोर योर फाइनल एग्ज़ाम, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। आप फाइनल एग्ज़ाम फाइनल देने से पहले अगर आप एक बार पैटर्न आपको पता चल गया किस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हुए हैं या पूछने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी फाइनल के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। मैं सेक्शन ई भी आप लोगों के लिए डिस्कस कर लूँगी, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।